नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे ऑन रिलेटिव मोशन। तो चलिए पहले हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन पे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक कल तक मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे, देवर वन डायमेंशनल मोशन विथ रिलेटिव मोशन अप्रोच। तो आज हम टू डायमेंशनल मोशन भी समझेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इन रिलेटिव मोशन। सो बिफोर दैट एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए, टू कार्स C1 and C2 are moving in same direction on a single lane road, मतलब रास्ता ऐसा है जिसमें ओवरटेकिंग नहीं की जा सकती, ठीक है, एक ही कार जा सकती है। आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड कार इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब C1 का स्पीड 12 है और C2 का 10 है। C2 is ahead of C1। इसका मतलब आगे जो कार जा रही है वो स्लो जा रही है और पीछे जो कार आ रही है वो फास्ट है। या C1 पीछे है, C2 आगे है। और आगे लिखिए इसी में फुल स्टॉप के बाद, when separation between them is 200 meter, C1 decides to apply brakes. Find minimum retardation of C1 to avoid collision। टक्कर से बचने के लिए C1 को कितना कम से कम रिटार्डेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन हियर। अब जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं और हमें उनके मोशन एनालाइज करनी है, हम ग्राउंड फ्रेम में बिल्कुल कर सकते हैं, बट ज्यादा कंफर्टेबल और इजी क्या रहता है, रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व करना, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम अप्रोच में इस क्वेश्चन की एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूं, ट्राई करिएगा। मैं इधर रिलेटिव अप्रोच से आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो सिचुएशन डायग्राम बना लेते हैं अपन। सो पहले तो ग्राउंड फ्रेम में क्या स्पीड्स वगैरह हैं वो एक लिखनी ही पड़ेगी, तभी आप रिलेटिव फ्रेम में स्पीड्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा कार आगे है, C2 आगे है, जो कितनी स्पीड से जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, 10 मीटर पर सेकेंड से। पीछे कौन सा कार है, C1, जो कितनी स्पीड से जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड से। उनके बीच का सेपरेशन फिलहाल कितना है, 200 मीटर्स। ये कोई भी इंस्टेंट है, मान लीजिए t=0, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है वो ग्राउंड फ्रेम में बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इन फ्रेम ऑफ, किसी के भी फ्रेम में जा सकते हैं, मैं C2 के फ्रेम में जाके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। C1 के फ्रेम में भी जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इन फ्रेम ऑफ C2 ढंग से समझेंगे, व्हाट इज velocity of C2 in frame of C2 will be at rest first of all। the good thing is कि अब C2 मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो C2 आ गया रेस्ट पे। अब C1 कितनी स्पीड से उसे आता हुआ दिख रहा होगा, क्या ये अब भी 12 से आता हुआ दिख रहा होगा? सो आंसर इज नो। आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। तो it is initial velocity of C1 with respect to C2. So write initial velocity of C1 with respect to C2. It will be equal to
velocity of C1 minus initial velocity of C2. Now here also I am taking this direction positive, this direction negative. So C1 is rightward, which is 12 minus this is also rightward, तो ये भी प्लस के साथ ही आएगा, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है. सो आई गॉट दिस नंबर एज 2 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2. नाउ क्या पता चल गया, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि अभी जो C1 है वो कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है इस मोमेंट पे. दिस इज t इक्वल टू 0. ये जो ड्राइंग बनी हुई है ये कब की बनी हुई है, t इक्वल टू 0 की. उस टाइम पे ये इसे 2 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिख रहा है. इनके बीच में सेपरेशन कितना है अभी इस मोमेंट पे, 200 मीटर. अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन गया कि अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तब तो किससे टकरा जाएगा, C2 से, क्योंकि C2 रुका हुआ है ना इसके फ्रेम में. ठीक है. हाँ, टक्कर कब नहीं होती, जब C2 के फ्रेम में कौन भी रुका हुआ होता, C1 भी. इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे होते हैं. ओके. सो नाउ व्हाट इज द सिंपल थिंग, अब डेफिनेटली C1 को रिटार्डेशन चाहिए तभी उसकी स्पीड कम होगी, और एटलीस्ट इतना रिटार्डेशन हम इसे प्रोवाइड करा दें जिससे कि ये एटलीस्ट यहां जाके तो रुक ही जाए. पहले रुक जाए तो बहुत अच्छा है, पर उसके लिए ज्यादा रिटार्डेशन चाहिए होगा, हमें मिनिमम के लिए सॉल्व करना है. सो हम यहां पे लिख सकते हैं टू अवॉइड कोलिजन C1 should have some minimum retardation. मान लेते हैं A0, रिटार्डेशन की वैल्यू A0, such that it stops exactly at location of C2 in frame of C2. तो क्या होगा, जैसे ये C1 C2 यहां पे रुका हुआ है, C1 आएगा, फास्ट आ रहा है, धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और जस्ट ऐसे टकरा जाएगा. ठीक है. ये कब होगा, जब आप कितना रिटार्डेशन इंपार्ट कर दे इसे, मिनिमम रिटार्डेशन. हमें वही सॉल्व करना है. सो किसकी मोशन एनालाइज कर रहे हैं अपन, C1 की. किसके फ्रेम में, C2 के फ्रेम में. सो मोशन ऑफ C1 एनालाइज करते हैं. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 हमें ऑलरेडी 2 मिल चुका है. एक्सेलरेशन ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 में माइनस A0 लिखूंगा. वाई, इट इज रिटार्डेशन, जिसकी वैल्यू A0 मैंने अज्यूम की है. ठीक है. और लेफ्ट मैंने नेगेटिव लिया है. नाउ आई विल से डिस्प्लेसमेंट ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 कितना दिख रहा है आपको, प्लस ऑफ 200. ठीक है. और साथ में हमें वहां रोकना है उसे, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 क्या हो जाए, 0. ठीक है. सो हाउ विल बी द अप्रोच हियर, सिंपल. You will use this formula VC1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू UC1 C2 का होल स्क्वायर प्लस 2 AC1 विद रिस्पेक्ट टू C2 इंटू SC1 विद रिस्पेक्ट टू C2. एक चीज देखिए, इस फॉर्मूले में सारे पैरामीटर्स किसके फ्रेम में लिखे गए हैं, C2 के फ्रेम में. तो कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है कि एक पैरामीटर हम ग्राउंड फ्रेम में ले रहे हैं और कोई दूसरा पैरामीटर या दूसरा डिस्प्लेसमेंट या टर्म हम किसी और फ्रेम में, तो वो गलत होगा. ठीक है. सब कुछ एक ही फ्रेम में करना पड़ेगा आपको. तो ये 0 दिया हुआ है, ये मेरे पास 2 है, प्लस 2 ये मुझे फाइंड करना है, और ये 200 है. तो मैं इस टर्म को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 400 टाइम्स A0 इज इक्वल टू 4. सो A0 विल बी इक्वल टू 1/100, और यू से इट इज 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड retardation this car C1 should have in frame of C2. Now इसी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में कैसे करेंगे, उसकी सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि इन ग्राउंड फ्रेम जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, मतलब हम अवॉइड कराना चाहते हैं कोलिजन. C1 जब बिल्कुल C2 के पास पहुंचेगा उस टाइम पे C1 की वेलोसिटी एग्जैक्टली किसके जैसी हो जाए, C2 के. ग्राउंड फ्रेम में C2 तो ऑलरेडी चल रहा है 10 से, ये कितने से चल रहा है, 12 से.
तो ये चल तो दोनों रहे और इनके बीच का सेपरेशन क्या होता जा रहा है, कम। बस जब ये यहां पहुंच जाए और अभी सेम वेलोसिटी से ही चलते रहे तो कभी टकराएंगे नहीं। तो ग्राउंड फ्रेम में फाइनल वेलोसिटी ऑफ c1 will not be 0, it will be equal to 10, initial velocity 12 and displacement will not be 200। ये दोनों आगे जा रहे होंगे, आपको सोचना है, ट्राई करिए, अच्छा सवाल है ग्राउंड फ्रेम में ये, ठीक है। और अगर आपका आंसर ये नहीं आता है तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए अभी कुछ 2 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं हम। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन हियर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, जिसको कुछ स्पीड दे दी एंड इट इज प्रोजेक्टेड एट सर्टेन एंगल, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। चलिए नंबर्स मैं इजी ले लेता हूं। तो 30 मीटर पर सेकेंड आप इसका वेलोसिटी ले लीजिए और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी 30 डिग्रीज ले लीजिए, 37 डिग्रीज लीजिएगा, ठीक है। ये एक पार्टिकल है और एक दूसरा पार्टिकल भी है जिसकी स्पीड ले लीजिए 40 एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53। तो वो भी बिल्कुल यहीं से एक ही लोकेशन से दोनों पार्टिकल्स को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, बस एंगल्स जरूर अलग अलग रखे हैं। इस एंगल को मैंने रखा है 53 डिग्रीज, ठीक है। सो कंसीडर सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2 particles are projected from same point from ground, this is ground, and they are projected like this, these are the numbers. Now my question here is find separation between these particles. You can name them as P and Q for example. Find separation between P and Q after 1 second after projection. After 1 second after projection, ठीक है। तो 1 सेकेंड के बाद Q कहीं पे होगा, P भी कहीं पे होगा। उस मोमेंट पे अगर एक फोटोग्राफ ले लिया जाए तो उस फोटोग्राफ में उनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या होगी, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। सो we'll try first in ground frame, then we'll think in relative frame, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट किए गए हैं। तो ये आपके लिए प्रोजेक्शन, आई मीन दिस विल बी योर ओरिजिन हियर, आप इसे एक्स एक्सिस ले सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी ग्राउंड फ्रेम में, दिस इज योर वाई एक्सिस, और दोनों का पाथ वगैरह ड्रॉ कर लीजिए। सो इट विल फॉलो दिस काइंड ऑफ पैराबोला, आई होप यू कैन सी। It will follow this kind of path, तो it will be somewhere, I do not know where will it be। मान लीजिए कि t equal to 1 पे this is the Q is here, okay, and what about this one, it will go like this, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ पे होगा, मान लीजिए हम तो रैंडम ले रहे हैं, इधर इधर ऊपर कहाँ होगा पता नहीं अभी, ठीक है। ये आपका पॉइंट है और ये कब का पॉइंट है, t इक्वल टू 1 का, यहां पे आ गया आपका P। अब पूछ रहा है P और Q के बीच का गैप कब पूछ रहा है, t इक्वल टू 1 पे। तो t इक्वल टू 1 पे P और Q के बीच का गैप डायग्राम से देखोगे तो कुछ ये दिखेगा, दिस इज द सेपरेशन, सो यू वांट दिस, ठीक है। यू कैन कॉल दिस लेंथ टू बी L, दिस इज व्हाट यू वांट। नाउ हाउ टू सॉल्व, नॉट दैट टफ। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन हियर। ओरिजिन से Q को ज्वाइन, इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज
this is displacement of q in 1 second, and this is displacement of p in 1 second. Can you see the triangle? Two green lines and one red, they are forming a triangle. We can use which law? Vector में एक law पढ़ा है मैंने आपको, triangle law of vector addition. Yes, so L will be nothing but the magnitude of this vector. So if I consider this vector like this, so I can write here, देखिए सेम ऑर्डर में कौन कौन आ रहा है, एस क्यू प्लस क्यू पी means from here to here is equal to the opposite order vector which is sp. So I want qp is what, sp minus sq, and more than that I want magnitude of qp. मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, I want magnitude of this. समझ पा रहे हैं? And this is nothing but L. So इतना सोचने से हमें ये पता चलता है कि what we exactly need to find here. ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बोर्ड पे कर रखा है, ये सिर्फ मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा है अभी तक कि सिचुएशन दिया क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा, मतलब ये कैसे मूव कर रहे होंगे, और ये हम क्यों प्रिडिक्ट कर पाए, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं. फिर हमने सोचा कि ये पूछ क्या रहा है, सेपरेशन बिटवीन दैम आफ्टर 1 सेकेंड. सो आई थॉट कि p 1 सेकेंड के बाद कहीं इधर पहुंच गया होगा, q अपने पाथ पे कहीं इधर चला गया होगा, एंड दिस इज व्हाट इज द सेपरेशन. देन वी थॉट हाउ कैन वी फाइंड दिस सेपरेशन. So we can find the displacement, we can find this displacement, then we can use the vector approach to solve this question here. Okay, so let's see. So here what we can do, अब तो SP SQ निकालना है, तो चलिए पहले P के लिए देख लेते हैं अपन. तो P के लिए जो SP होगा वो SP होगा उसका x कंपोनेंट I कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप. किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है आपको, टाइम के टर्म्स में. अब Sx तो आपको लिखना आता ही है, Sx होता है किसी भी पार्ट का ux इंटू डेल्टा टी, जो भी टाइम हुआ है. I कैप Sy वो हो जाएगा आपके पास uy इंटू डेल्टा टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर. तो ये पार्ट पुराना है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा हूँ. मैं आपको ये सब बता चुका हूँ पहले भी. आई होप ये पता चल गया होगा कि Sy लिखा हुआ है और ये Sx लिखा हुआ है, और ये दोनों के लिए ट्रू है, नॉट ओनली P. ये किसी भी P और Q के लिए लगा सकते हैं इंडिपेंडेंटली. सो वील यूज इट. सो वेल ux एंड uy फॉर P एंड Q अलग अलग निकाल लें. तो चलो P के लिए देखते हैं. P के लिए ux कितना आएगा, ux is 40 cos 53. 40 cos 53. So how much will you get? 40 into cos 53 is 3/5. तो कितना हो गया ये, 24. यस, ओके. uy 40 sin 53. Sin 53 is 4/5. So it became 32. ये मेरे लिए ux एंड uy P के लिए आ गया. उसी तरीके से आप Q के लिए निकाल लीजिए ux एंड uy. So ux will be equal to 30 cos 37 means 30 into 4/5. So it is 24, and uy 30 sin 37. So 30 into 3/5. इसका मतलब यह आ गया अपने पास 18. So this is what we have. P का ux uy, Q का ux uy, और हम दोनों के लिए S निकाल सकते हैं अभी. So let us find SP. Let us find SP. So it will be equal to ux of P. अच्छा, प्लस माइनस की चिंता ना करें, आप इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. तो यस, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हमने ओरिजिन ये ले रखा है. सो वी नीड टू फॉलो प्रॉपर साइन कन्वेंशन. बिल्कुल. सो ये मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है. सो आई एम फॉलोइंग दिस कन्वेंशन ओनली. सो टेक केयर.
जो पार्टिकल P है, दिस इज पार्टिकल P का x कंपोनेंट लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव के साथ आएगा, सो इट विल बी माइनस ऑफ व्हाट आई हैव ux is 24 into time is 1 I cap minus half of g is 10 into प्लस ऑफ uy तो ऊपर ही है इसका, तो uy की वैल्यू है कितनी अपने पास 32 इंटू 1 सेकेंड के बाद निकाल रहे हैं, माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर j कैप। तो ये नंबर अपने को कितना मिल जाता है आप खुद ही चेक कर लीजिए, 32 माइनस 5, ठीक है, कितना मिल जाएगा आपके पास 27। तो ये नंबर निकल के आ जाता है आपके पास 24 आई कैप माइनस ऑफ 24 आई कैप प्लस ऑफ 27 जे कैप। ये नंबर किसके लिए निकल के आया मेरे पास, एसपी, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखें मैंने ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ux ऑफ p इज लेफ्टवर्ड। नाउ आई विल राइट s ऑफ q, हियर इज q, सो ux ऑफ q, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ q इज राइटवर्ड ओनली, तो इसके लिए मैं प्लस यूज करूंगा आई कैप प्लस व्हाट इज uy of q is 18, so it will be 18 into 1 minus half, ये तो वैसे ही आएगा, into 1 का स्क्वायर j cap, so it is coming out 24 I cap and 18 minus 5 13 हो जाएगा, so it will be plus of 13 j cap. So these are the numbers you have. You can check, this is SP, this is SQ, and what you are interested in is L. So you will write your L is mod of SP minus SQ. So take the difference. We have 24 I cap plus 27 J cap minus this number. So minus अंदर multiply हो गया. So I have now 24 minus 24. So it become minus of 48 I cap. देन 27 माइनस 13, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास मिलेगा 14, तो अपने पास आ गया ये प्लस ऑफ 14 j कैप। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द मॉड ऑफ दिस नंबर, सो दिस L विल बी 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो लेट मी चेक, दिस कम्स आउट टू बी, आप इसको सॉल्व करिए तो आपको ये 2500 मिल जाएगा स्क्वायर रूट में, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और 2500 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आपको मिल जाएगा 50। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50 मीटर्स। यू कैन सी द अप्रोच, यू कैन सी द स्टेप्स इन्वॉल्व, इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ you will tackle the two-dimensional motion in this scenario. Now I'll tell you how easy it will become if I solve it in relative frame. Okay, we'll check. फिलहाल आप इसे नोट कर लें। कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे कि वेक्टर्स कहाँ इन्वॉल्व करना है, कहाँ नहीं करना है। तो एक्चुअली काइनेमेटिक्स में हर जगह ही वेक्टर इन्वॉल्व है। वन डायमेंशनल मोशन में आप स्पेशली आई जे यूज नहीं करते क्योंकि वो एक ही लाइन है, बट जैसे ही 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन आपको दिखता है तो फिर आपको आई जे के का यूज करना है, ठीक है। आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो उनकी कैलकुलेशंस भी किसके जैसी ही जाएगी, वेक्टर्स के जैसी, ठीक है। दैट्स व्हाई अदरवाइज हम काइनेमेटिक्स पहले भी पढ़ सकते थे इवन बिफोर स्टडिंग वेक्टर्स, बट आपको ये सब समझ नहीं आ पाता फिर। चलिए, सो वी विल सी द सेम क्वेश्चन इन रिलेटिव फ्रेम। इसके लिए आपको एक फैक्ट याद दिला दूं कि मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी, इट इज यूनिफॉर्म ओनली। सो अ लॉट ऑफ टाइम विल बी सेव्ड क्योंकि आपको एक्सेलरेशन टर्म के साथ डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर आप नोट करके रखिए, आपको 50 ही मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी द अप्रोच इन 2 डायमेंशन इन रिलेटिव। तो उसके लिए 1 डायमेंशन का थोड़ा इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, स्टार्टिंग डायग्राम एटलीस्ट। सो दिस इज Q, you have
30, 37, and here 40, 53. ठीक है, तो ये आपका Q है और ये आपका P है. दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी हैव इन क्वेश्चन. अब किसी एक के फ्रेम में चलिए. सपोज इन फ्रेम ऑफ चॉइस इज योर्स. किसी के फ्रेम में भी जा सकते हो. तो मैं बिल्कुल रैंडम पिक करता हूं. मेरा ऐसे कुछ नहीं कि प्लान रहता है कि इसके फ्रेम में सॉल्व करना है. कैन पिक एनी. सपोज P ले लिया मैंने. ठीक है, P के फ्रेम में P रेस्ट पे, इतना तो हम सीख ही गए हैं. तो P के फ्रेम में P अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ चल कौन रहा है फिर Q. तो बहुत बिंदास तरीके सॉल्व कर सकते हैं. अब सिर्फ Q की मोशन एनालाइज करनी है हमें, है ना. तो देख लेंगे हम Q कहां पहुंचा 1 सेकेंड के बाद. उतना ही सेपरेशन होगा P और Q के बीच में. सो इन फ्रेम ऑफ P, P will be at rest, but Q अभी इन नंबर्स के साथ मूव करता हुआ नहीं दिख रहा होगा. आपको रिलेटिव नंबर्स निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे. अब मोशन तो 2 डायमेंशनल है तो आपको x y इन्वॉल्व करना पड़ेगा. सो करिए, देखिए कैसे लिखेंगे. अब लिखता हूं मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ Q माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ P. अब कल व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने डाउट पूछा था कि अरे P तो रेस्ट पे है, फिर इसकी वेलोसिटी तो 0 रख देनी चाहिए. नो, ये जो UP है इट इज नॉट वेलोसिटी ऑफ P इन फ्रेम ऑफ P. दिस इज वेलोसिटी ऑफ P इन ग्राउंड फ्रेम. ऑलराइट. सो अब इसको आप वेक्टर तरीके ऐसा मत करना 40 माइनस 30. नाउ इट्स मीनिंगलेस बिकॉज दे आर एट डिफरेंट एंगल्स. तो आपको वेक्टर डिफरेंस लेना है, रिजॉल्व देम. वो हम कर चुके हैं एनीवे. तो फटाफट से लिख लेते हैं ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट. तो ये आया था 24, ये आया था 18 फॉर Q, और P के लिए ये आया था 24, और इधर ऊपर की तरफ ये आया था अपने पास 32. ठीक है, सो लिख लेते हैं U ऑफ Q. तो मैं XY एक्सेस ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं टू राइट द नंबर्स. तो U ऑफ Q इज 24 I कैप प्लस 18 J कैप माइनस U ऑफ P minus 24 I cap plus 32 J cap. Well, so I get 24 plus 24 becomes 48, and this will subtract. So 18 and 32 का आपको subtraction करना है. तो कितना मिलेगा आपको? हाँ, 32 10 गया तो बचा 22, और 14 you will get minus. Well, इस नंबर को फील भी करिए कि ये है क्या. लेट्स सी कि ये नंबर है क्या. 48 पॉजिटिव एंड 14 नेगेटिव. सो इन फ्रेम ऑफ P हाउ Q इज, और P को Q किधर जाते हुए दिख रहा है ये समझते हैं अपन. तो ये जो डायग्राम मैंने ऊपर बना के रखा हुआ है ये किस फ्रेम में बनाया हुआ है, जो हम हमेशा से कर रहे हैं. एक डायग्राम हमें किसके फ्रेम में चाहिए, ग्राउंड फ्रेम में. और दूसरा जो है यहाँ पे वो आप देखिए in frame of P how motion of Q will appear to P. See, ये आपका Q है as seen from P. इसकी एक वेलोसिटी आ रही है 48 इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी आ रही है 48 x डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी आ रही है 14 नीचे की तरफ 14. This is Q as seen by P इनिशियली t इक्वल टू 0 पे. ठीक है, स्टार्टिंग में Q P को कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा. मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या वेक्टर अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे मैंने जानबूझ के लेंथ डिफरेंट ली है क्योंकि 48 बड़ा है, उसका एरो बड़ा दिखना चाहिए टू हैव ए रियलिस्टिक व्यू. सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P. दिस इज हाउ इट पॉइंट्स. ओके, P यहीं पे बैठा हुआ है, P इज हियर ओनली, और मोशन किसकी है, Q की. P तो रुका हुआ है. नाउ द क्वेश्चन इज P को Q कर्व्ड पाथ में जाता हुआ दिखेगा या स्ट्रेट पाथ में. सो इट स्ट्रेट पाथ में जाता हुआ दिखेगा. क्यों? उसकी वजह यहां पे है कि एक्सेलरेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P पता करिए. तो एक्सेलरेशन ऑफ Q माइनस एक्सेलरेशन ऑफ P, दीज आर इन ग्राउंड फ्रेम्स. सो ग्राउंड फ्रेम में Q का एक्सेलरेशन कितना रहता है, G डाउनवर्ड, प्रोजेक्टाइल मोशन है.
तो क्या रहता है ये यहाँ पे, माइनस ऑफ जी जे कैप, माइनस ऑफ जी जे कैप, दैट्स द रीजन दे हैव हाउ मच एक्सेलरेशन, 0। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, आगे से मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा कि एक्सेलरेशन 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। सो इट्स वेरी गुड थिंग यू गॉट दैट एक्सेलरेशन ऑफ q with respect to p is 0 implies velocity of q with respect to p will remain constant। और वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब ना तो डायरेक्शन बदलेगी ना मैग्नीट्यूड। सो हाउ विल बी द पाथ ऑफ q as seen from p will be a straight line। so this is the path of q as seen by p and it's not that natural to understand। हाँ, ये इजी था सोचना कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इट वाज easier to think but lengthier in calculation। ओके, हाँ, ये मत सोचने की अरे बोर्ड तो यहाँ भी भर दिया, फिर अंतर क्या है, यहाँ पे मैं बहुत कम लिख रहा हूँ, बोल ज्यादा रहा हूँ, ठीक है। सो ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, कब चाहिए भाई, t इक्वल टू 1 पे, पता कर लो। तो t इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p, और यही इसका क्या हो जाएगा, सेपरेशन, क्योंकि p तो मूव नहीं कर रहा ना इस फ्रेम में। सो लेट अस फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p, it will be nothing but velocity of q with respect to p into the time interval, because there is no acceleration, uniform motion। So how much is the velocity you have 48 I cap minus 14 j cap into time is 1, so 48 I cap minus 14 j cap meter is the displacement of q with respect to p। So what is the separation between them, separation which was L, it is nothing but this number S of q with respect to p। Did you get the same answer? You got the same numbers, 48 and 14। So answer here will be square root of 48 square plus 14 square, so your answer will be 50 meters। Now आपको इफेक्टिव समझाता हूँ कि हमने किया सिर्फ क्या है, हमने सिर्फ ये नंबर पता किया, रिलेटिव वेलोसिटी, ये दिमाग में ही चल जाएगा, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला ही तो हमने समझने के लिए बनाया है। सीधा अगली लाइन में मैं आंसर लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम एंड क्वेश्चन ओवर। ग्राउंड फ्रेम में सोचना भी ज्यादा था, कैलकुलेशन भी ज्यादा थी, सो यू कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेटिव मोशन। पर हाँ, ऐसा नहीं होता कि सपोज AK-47 आपको मिल गई और आप हर काम में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नो, समटाइम्स यू नीड टू यूज स्टिक ऑल्सो, है ना, किसी को जान से नहीं मारना, सिर्फ डराना ही है। सो ऐसा नहीं करना है कि आप हर जगह रिलेटिव मोशन ही यूज कर लें। ओके, रिलेटिव मोशन बढ़िया टूल है, बट कब, जब एक से ज्यादा मोशंस हो रही है, इट्स ऑल राइट। रिलेटिव मोशन इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज एज कंपेयर टू द ग्राउंड फ्रेम मोशन। ओके, सो ये सब चीजें आप ध्यान रखें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, we'll solve one more question in 2 dimension before jumping to new idea। well, इसे मैं मिटा रहा हूं। ओके, सो 2 बिल्डिंग्स हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, देयर आर 2 बिल्डिंग्स जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। एक थोड़ा कम ऊंचा है और एक उससे ज्यादा ऊंचा है। ये आपकी बिल्डिंग 1 है, सिर्फ हाइट दिखा रहा हूं मैं, और दूसरा थोड़ा इससे ज्यादा ऊंचा है। ओके, कितना ज्यादा ऊंचा है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एक की ऊंचाई 10 मीटर है, एक बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर है और दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। अब
इस बिल्डिंग से एक बॉडी थ्रो की, ठीक है, विथ लेट अस कंसीडर द स्पीड 10√2 मीटर पर सेकेंड से हमने इसे थ्रू की, 10√2 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल मेंटेन किया वो 45 डिग्री, ठीक है। इस बिल्डिंग से हमने एक बॉडी थ्रो की है, और जो ऊंची वाली बिल्डिंग है उसके टॉप से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया? 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से हमने इसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया एट सेम इंस्टेंट। ये ए है, ये बी है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट सेम इंस्टेंट। तो ये जो कहानी मैं बोल रहा हूं, मानिए कि आपको ये दी हुई है, दिस इज बिल्डिंग 1 एंड अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड the time after which they collide. Also find separation between buildings. Also find separation between buildings. Come on. और ये दिया गया है कि ये कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सोचे, इंडिपेंडेंटली सोचे अगर अपन ग्राउंड फ्रेम में, तो दोनों के पाथ कैसे होंगे? पैराबोला, इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से होगा। सो कुछ यहां पे क्या कर जाएंगे, वो कोलाइड, या इनके पाथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट कोलिजन के लिए एक चीज चाहिए हमें कि उन दोनों को इस पॉइंट पे एक ही टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। ऐसा देखो, जो बॉडी ए है वो इस पैराबोला में जा रही होगी। अब अगर ऐसा हो गया कि बॉडी ए यहां से आगे निकल गई यहां, तब जाके बॉडी भी यहां आ रही है, तब तो कोलिजन नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोलिजन कितनी देर बाद होता है, मान लो t सेकेंड्स के बाद, और ये लोग यहां पहुंचते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो चलो पहले मैं आपको ग्राउंड फ्रेम में करके बताता हूं। सो इन ग्राउंड फ्रेम ए का मोशन और बी का मोशन दोनों हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब बस ध्यान से देखते रहेंगे तो अब सॉल्व कर पाएंगे। तो इट इज x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड दिस इज x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, sx ऑफ b, ठीक है। नाउ this is y direction displacement of A. Let me draw. This is sy of A, ठीक है। and y direction displacement of B is this vector only. ये जो मैंने इधर बनाया हुआ है, this is y direction displacement of B, ठीक है। दोनों को टाइम जो है वो सेम मिल रहा है। कितना टाइम मिल रहा है? t सेकेंड्स, ठीक है भाई। अब डायग्राम से देख के आप बता सकते हैं कि जो SYB का मैग्नीट्यूड है और SYA का मैग्नीट्यूड है, उनका समेशन कितना आएगा? 20 माइनस 10। कैन यू चेक? ये इस लाइन को आप इधर एक्सटेंड कर दें तो ये बिल्डिंग की हाइट 10, बची हुई ये हाइट कितनी होगी? 10 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का टोटल गैप कितना है? 10 मीटर। तो आपकी जो वर्किंग इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे वो क्या बन जाएगी? देखो आपकी वर्किंग इक्वेशन बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए का मॉड प्लस वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी का मॉड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऊपर नीचे प्लस माइनस आएगा आपकी इक्वेशन में 10। दिस इज अ वर्किंग इक्वेशन, यू कैन चेक। अच्छा, सेपरेशन बिटवीन बिल्डिंग्स की बात की जाए
तो वो हो जाएगा आपका सेपरेशन बिटवीन बिल्डिंग्स will be mod of Sx of A plus mod of Sx of B। तो ये तो पता नहीं है सेपरेशन, ये तो हम फाइंड करेंगे। पहले हम इक्वेशन 1 यूज करके कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ वी विल प्रोसीड। तो दिमाग में सिंपल सी बात आ जाएगी आपको कि एस वाई ऑफ ए को टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के टर्म्स में लिख लो, एस वाई ऑफ बी को भी टाइम के टर्म्स में लिख लो, सॉल्व कर लो टाइम के लिए। तो चलो करते हैं फिर ऐसा हम। तो ए, सबसे पहले ए की मोशन स्टडी करें। तो व्हाट इज यू एक्स ऑफ ए, एक्स डायरेक्शन मोशन ऑफ ए स्टडी करें। तो व्हाट इज यू एक्स ऑफ ए, इट विल बी 10√2 cos 45 degrees। so 10√2 cos 45 degrees, how much is cos 45 is 1/√2, so it is 10। uy of a, same way 10√2 sin 45 डिग्री, तो वो भी कितना आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। अब देखिए आपके पास ux आ गया, uy आ गया, अब आपको sy चाहिए। टाइम इंटरवल कितना है आपके पास t, विच इज अननोन एनीवे। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन वो y डायरेक्शन में ही है, वो कितना है g डाउनवर्ड विच इज -g। तो फटाफट फॉर्मूला लगा लीजिए, sy ऑफ a इट विल बी इक्वल टू uy इनटू t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। जी को जी रहने दीजिए, वैल्यू पुट करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास SYA से इक्वेशन 2 बना दीजिए, ठीक है। और SXA अगर आपको निकालना है SXA, तो क्या रहेगा वो UXA इंटू डेल्टा टी। एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो UXA मतलब 10 इंटू टी, ये आपके लिए आ जाएगा SXA। इक्वेशन 3 बना दीजिए, whenever needed we'll use it, okay। now what will you do, अब आप कर सकते हैं यहां पे B के लिए सेम टू सेम एनालिसिस। तो B के लिए ux ऑफ B इज इक्वल टू व्हाट इज ux ऑफ B, इस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये मेरी डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। और ऊपर नीचे भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, ये मेरे लिए पॉजिटिव है और ये मेरे लिए नेगेटिव है। सो B के लिए जो ux है वो -10 है, क्योंकि वो 10 लेफ्टवर्ड है, ax तो है ही नहीं। uy ऑफ B वो 0 है बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यस। सो यू कैन सिंपली टाइम उतना ही अवेलेबल है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन फॉर B वो भी -g है, तो आप sy ऑफ B लिख सकते हैं। sy ऑफ B it will be equal to uy of B which is 0 minus half of gt square। so what is sy of B, you get as minus half gt square, so write it as equation 4। now sx of B is what, you will write it as ux into delta t, so it will be minus of 10t, make it 5। तो यहाँ कुछ हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, प्रोजेक्टाइल हम बहुत टाइम से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो वही फेमिलियर फॉर्मूलेज अपने पुराने वाले यूज कर लिए। अब ये सबसे क्रिटिकल इक्वेशन बोलूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपने खुद सोचा है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझ के आपने खुद से सोचा है दैट दिस इज 10, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आप वैल्यू पुट करेंगे फटाफट, इक्वेशन 2 से SYA की वैल्यू और इक्वेशन 4 से SYB की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे, तो मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं, पुट SYA and SYB from equations namely 2 and 4 in 1। so what will I get if I put, so mod, remember you need to use mod, but the good thing is SYA is positive, ठीक है। तो उसमें आपको कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। तो वो आ जाएगी आपके पास 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर, बढ़िया है। अब व्हाट अबाउट दिस नंबर SYB, SYB is negative, you can check clearly, for any value of t it is going to be negative, so plus you need to take the mod of this number, it will become positive, half of gt square is equal to
10. Check, I have taken mod. Okay, so half gt square cancels out and I get t as 1 second. If you can think, we have solved the question, both the parts actually. See, you got the time after which they are colliding. How much is the time after which they are colliding? Is 1 second. Another thing, you can find the separation very easily, because now you will just put the value of t in respective equations here to get the Sx for both. So Sx of A, as I put the value, will be the 10 meter, and Sx for B will be minus of 10 meter. Okay, now I will put the respective numbers here. So 10 meter plus mod of minus of 10 meter. So I got the separation between the buildings as 20 meter. So again, you can check, this is the ground frame, and this is how we solved in ground frame. Now I will tell you how we will approach in relative frame. तो फायदा क्या होगा रिलेटिव फ्रेम का कि मोशन विल नॉट बी प्रोजेक्टाइल, इट विल बी स्ट्रेट लाइन्स, विल बी वेरी इजी टू विजुअलाइज एंड थिंक, वी विल सी. चलिए, अभी मैं इसे रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं. डायग्राम तो मुझे बनाना ही होगा. तो एक बिल्डिंग और ये अपनी दूसरी बिल्डिंग, ठीक है. और इसकी हाइट 10 मीटर थी, इसकी हाइट 20 मीटर थी. ये 45 डिग्री पे 10√2 से प्रोजेक्ट किया गया था, जिसके कंपोनेंट आ गए थे मेरे पास 10 एंड 10. ओके, ये सीधा प्रोजेक्ट किया गया था हॉरिजॉन्टली 10 से. ये जो नंबर्स मैंने अभी बना रखे हैं, कौन से फ्रेम में बना रखे हैं? ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है. क्योंकि रिलेटिव में एक डायग्राम तो लगता ही है ग्राउंड फ्रेम का. ये आपके लिए t=0 और ये t=0. किसी के भी फ्रेम में चले जाइए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, ठीक है. सो इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस. तो चलो, मैं जा रहा हूं इन फ्रेम ऑफ ए. अगर आप क्लास में होते तो मैं जरूर आपसे पूछता कि किसके फ्रेम में करना है, बट अभी क्वेश्चन पूछना भी मुझे ही है और आंसर भी मुझे ही देना है. सो इन फ्रेम ऑफ ए तो किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे, एज यूजुअल. ए विल बी एट रेस्ट. चलो, अब बी को सोचना पड़ेगा कि बी कैसे मूव करता हुआ. देखिए, सबसे पहली बात, बी का जो पाथ होगा ए के फ्रेम में वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, आप समझ ही गए हैं. और वेलोसिटीज जहां तक है आप निकाल लीजिए. सो यू विल फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए. अब एक्स वाई तो जैसा मैंने पहले लिया था वैसा ही है. सो लेट्स राइट द वेक्टर्स हियर. यू बी is minus 10 I cap, minus UA is 10 I cap plus 10 J cap. So what I get? Minus 10 will become minus of 20 I cap minus of 10 J cap. This is what I got. The velocity of B with respect to A. Now इसको विजुअलाइज करो कि ये नंबर है क्या. तो मैं ग्राउंड फ्रेम वाला डायग्राम इधर ही मिटा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए कहां से लिखा हुआ है. सो नाउ आई एम रिमूविंग दिस बिकॉज अब ए तो मुझे रेस्ट पे दिख रहा है. आप दूसरा डायग्राम बनाए, ठीक है. बी के बारे में सोचना है, हाउ बी लुक्स. सो इट इज इन फ्रेम ऑफ, नाउ आई एम ड्रॉइंग इन फ्रेम ऑफ ए. सो इन फ्रेम ऑफ ए इज एट रेस्ट
बी इज हैविंग दिस वेलोसिटी, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है, यानी इधर की तरफ 20 और इधर की तरफ 10, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? अब सिंपल सी बात है, ए तो भाई रुका हुआ है ना, तो बी को पूरा ए के पास ही आना पड़ेगा, तभी टक्कर हो सकती है। और एक और बात आप देख चुके हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 है। मैं इस पर ज्यादा बातें नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल हैं, जी से ही आ रहे हैं नीचे। इसका मतलब पाथ ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए विल बी स्ट्रेट लाइन, तो ए को क्या लगेगा भाई, मैं तो आराम से बैठा हुआ था, बी आके टकरा गया मेरे से। बी क्या बोलेगा, मैं बैठा हुआ था, ए आके टकरा गया। और तीसरा व्यक्ति जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ वो बोलेगा ये दोनों ही चल रहे थे और हवा में टकराए। तो तीनों की अपनी अपनी रियलिटीज हैं, यहाँ गलत कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। बट द गुड थिंग इज तीनों ही ऑब्जर्वर्स यानी ए बी एज वेल एज द थर्ड वन ये सेम बताएंगे कि कितनी देर बाद टक्कर हुई थी, ठीक है। और हमें वही पता करना है, लेट्स सी। तो ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, दिस लाइन मस्ट पास फ्रॉम ए, तो भले मेरा डायग्राम टू द स्केल नहीं बना हुआ है तो मैं उसे करप्शन कर लेता हूं थोड़ा सा यहाँ पे और उसे टू द स्केल बना देता हूं, ठीक है। बट उसे टू द स्केल होना ही चाहिए, ठीक है भाई। तो ठीक है, ये 10 है और ये 20 है और ये उसकी हो गई वेलोसिटी। ओके, अब लगना है छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। आप यहां पे देख लीजिएगा, ये 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। अगर आप इस एंगल को थीटा मान लें और इसे आप एक्स मान लें विच इज द सेपरेशन, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि आपका जो tan ऑफ थीटा है वो किसके इक्वल होगा, x डिवाइडेड बाय tan के, ठीक है। नाउ थीटा कहां से निकालो आप, थीटा निकालो वेलोसिटी डायग्राम से। वेलोसिटी डायग्राम से जो tan ऑफ थीटा निकलेगा वो क्या निकलेगा, दिस कंपोनेंट हियर डिवाइडेड बाय दिस, ओके। दिस कंपोनेंट इज हाउ मच 20, दैट कंपोनेंट इज हाउ मच 10। तो वेलोसिटी डायग्राम से हमने लिख दिया tan थीटा 20 by 10, सो tan ऑफ थीटा बिकेम 2। ये सेम tan थीटा है, सो बाई 1 and 2 आप क्या लिख पाओगे, यू विल राइट x by 10 इक्वल टू 2। इसका मतलब x इज 20 मीटर। डू यू रिमेंबर सेपरेशन बिटवीन बिल्डिंग्स कितना आया था, 20 मीटर्स, ठीक है। नाउ कम्स द टाइम, नॉट ए बिग डील टू सॉल्व फॉर टाइम नाउ, सी हाउ। आपको वेलोसिटी पता है, आप बहुत तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, मैं डायरेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से बता रहा हूं। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी दिस BA line, and this BA line can be found with the help of trigonometry very easily। ये 10 है, ठीक है। या फिर अब आपको ये भी मिल चुका है कितना 20, तो पाइथागोरस थ्योरम ही बता देगा कि ये कितना आएगा, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कितना 400 और 100 500, यानी कि 10√5। सो दिस बिकेम 10√5। चलो अच्छा है, तो ये अपने पास आ गया 10√5 मीटर्स। अब फटाफट से बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ UBA, व्हाट इट इज। UBA इज अगेन 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज 10√5 मीटर पर सेकेंड। इट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। सो यूनिफॉर्म मोशन में टाइम कैसे लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन इज देयर, सो 10√5 डिवाइडेड बाय 10√5। तो आपके पास टाइम आफ्टर विच द कोलिजन इज टेकिंग प्लेस कितना आ गया, 1 सेकेंड। नाउ कोई भी समझदार व्यक्ति बोल सकता है कि रिलेटिव फ्रेम इज मच मच इजियर टू सॉल्व हियर एज कंपेयर टू द ग्राउंड फ्रेम। यस, एक बात ध्यान रहे कि ये कब कर पाए हम, जब हमने ये समझा कि कोलिजन का मतलब क्या है एक फ्रेम में।
सो ये बात लिखें जरूर, ठीक है, लिखिए ये बात यहां पे, दैट as seen from A, B will collide at the location of A, and the velocity of B will point towards A. और ये कौन सी है वेलोसिटी ऑफ बी, आप इसके ब्रैकेट में लिख भी लें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल पॉइंट टुवर्ड्स ए। ओके, सो अच्छा, ये टाइम आप और कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की हेल्प ले सकते हैं मोशन ऑफ बी में। तो इसे एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है 20, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है उसकी 20, तो अगेन 20/20 कितना आ गया 1 टाइम। वाई डायरेक्शन मोशन से उसे वाई में कितना चलना है 10, वाई में वेलोसिटी कितनी है 10, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन वाई, वहां से भी टाइम कितना आ गया 1, क्योंकि टाइम इज द कॉमन वेरिएबल इन दिस इंडिपेंडेंट मोशंस, हम स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।